हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल। वास्तव में आज के ही दिन 25 जून 1975 को भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और यह राष्ट्रीय आपातकाल बहुत महत्वपूर्ण रूप से इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाया गया था। वास्तव में इससे पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जैसे कि इंडो चाइना वॉर के समय में लगा, इंडो पाक वॉर के समय में लगा, लेकिन उसका आधार अलग था। 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वह राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। भारतीय संवैधानिक इतिहास में, जो भारत की लोकतांत्रिक इतिहास भी कह सकते हैं आप, उस इतिहास में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक का काल सबसे अधिक विवादास्पद भी है और अंधकारपूर्ण भी माना जाता है। इस 21 महीने की अवधि को इमरजेंसी कहा जाता है, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर लगाई गई थी और यह वह समय था जिस दौरान भारतीय संविधान की, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हिल गईं और संविधान के मूल सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो परिप्रेक्ष्य है परिचर्चा का, वह परिप्रेक्ष्य यूपीएससी के नज़रिए से है, जहां पर हम चर्चा करना चाहेंगे वे कौन से संविधान संशोधन हुए जिनकी वजह से ये संभव हो सका, इसको करेक्ट करने के लिए क्या संविधान संशोधन किए गए और उसके साथ साथ न्यायपालिका की भूमिका क्या थी इस पूरे आपातकाल के दौरान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपातकाल लगाने का आधार भी, जो घटना मानी जाती है वो घटना भी न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, उसको वैलिडिटी देने की घटना में भी न्यायपालिका की भूमिका दिखती है। तो आज इस घटना के 50 साल पूरे होने पर इसके संवैधानिक पक्ष का और संविधान के अंतर्गत जिन चीज़ों को किया गया उनकी बात को हम लोग चर्चा में रखेंगे। हमारी चर्चा का केंद्र यही होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल 50 साल, संवैधानिक विश्लेषण। हमारा मुख्य मुद्दा संविधान ही रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं, टेलीग्राम चैनल अपना, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों के लिए जो हमारे वीडियोस होते हैं उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं और अगर कोई आपको डाउट है तो आप इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे? सबसे पहले आपातकाल की संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका और आपातकाल के बीच के संबंध को जानेंगे, उस दौरान क्या न्यायिक घटनाएं हुई, कोर्ट की क्या भूमिका रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद 38वें और 42वें संविधान संशोधन के मुख्य विषयों को समझेंगे और इसके बाद जब 75 के बाद 44वां संविधान संशोधन होगा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जिसने इसमें सुधार करने के लिए और वापस संवैधानिक स्पिरिट को वापस लाने के लिए लाया गया, उसमें क्या क्या कदम उठाए गए उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि क्या अभ्यास प्रश्न है। आप 2 प्रश्न आपको देंगे, आप उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपातकाल की संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। देखिए, जो सबसे पॉपुलर आधार बताया जाता है, जो आपने बहुत सारी जगहों से पढ़ा और सुना भी होगा, यह आधार है इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल करना। ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस था और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो वास्तव में जगमोहन लाल सिन्हा की पीठ ने दिया था और इन्होंने 1971 के इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और उनसे यह भी कहा गया था कि आप तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद को छोड़ दीजिए। लेकिन केवल यही एक कारण नहीं था जो कि आपातकाल लगाने का आधार बना। बहुत ही प्रासंगिक रूप से इमीडिएट रीजन इसको हम कह सकते हैं, बार बार आप इसके बारे में सुनते होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे अन्य भी बहुत सारे कारण थे। जैसे कि आर्थिक संकट था, उस समय बहुत बड़ा तेल संकट था भारत में, मुद्रास्फीति बहुत हाई थी, खाद्यान्न की भयंकर कमी थी इस देश में। तो आर्थिक संकट के साथ साथ जब आर्थिक संकट होते हैं तो सामाजिक अशांति की भी स्थिति होती है। बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन चल रहे थे, रेल हड़ताल हो रही थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहे थे। इसी बीच में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया इंदिरा गांधी ने, बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, जेपी बहुत पॉपुलर हो रहे थे। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बीच में इंदिरा गांधी थी उस समय और इस एक फैसले ने उनके ऊपर उस दबाव को इतना बढ़ा दिया कि उन्हें इमरजेंसी का फैसला लेना पड़ा। ये घोषणा बहुत इंटरेस्टिंग है। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की और आपातकाल का आधार जो बताया वो आपातकाल का आधार था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। और यह घोषणा मध्य रात्रि में की गई 25 जून 1975 को रात में 11:45 पर की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस घोषणा पर कैबिनेट की सहमति नहीं ली गई थी, घोषणा के बाद कैबिनेट की सहमति ली गई, जो कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। यहां पर हमें अनुच्छेद 352 को थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 तीन आधारों पर राष्ट्र में आपातकाल लगाने का आधार देता है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। पहले जो शब्द था इसके स्थान पर वह शब्द आंतरिक अशांति था, और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि 1950 के संविधान में आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इन तीन आधारों पर लगाया जा सकता था। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा 1950 के संविधान में प्रावधान था और संसदीय अनुमोदन आवश्यक था। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ उसको भी समझते हैं। न्यायपालिका और आपातकाल के संबंध में चर्चा करते हैं। वास्तव में एक बहुत फेमस केस हुआ जिसको एडीएम जबलपुर केस कहा जाता है, जिसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उस दौरान इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विवादास्पद फैसला दिया, और विवादास्पद फैसला क्या था कि हैबियस कॉर्पस की रिट को निलंबित कर दिया। यानी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का निलंबन कर दिया गया, और इस प्रकार ये राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 पर सीधा सीधा हमला था। इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच में केवल एक जज थे जिनका नाम था HR खन्ना। इन्होंने ही डिसेंट नोट दिया था और किसी ने भी डिसेंट नोट नहीं दिया था। बहुमत से ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला जो कि संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट था, और अधिकतर न्यायाधीश सरकार के दबाव में थे। न्यायिक स्वतंत्रता का हनन किया गया था। कुछ न्यायाधीश ही थे जो ये साहस दिखा सकते थे। तो ये तो एक बहुत फेमस केस है। इस केस के बारे में आपको याद रखना है, एडीएम जबलपुर केस, इसे ही हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। इसी दौरान सरकार ने एक और कानून भी लागू किया। उस कानून का नाम था मीसा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा एक्ट को लागू किया, और ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है। ये एक निवारक निरोध के संबंध में कानून है, और इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता था, इसके अंतर्गत जो है बिना मुकदमे के नजरबंद किया जा सकता था, और उसके लिए आपको किसी भी मुकदमे, किसी भी कोर्ट प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। दूसरी खास बात थी कि इसके अंतर्गत बंद किए गए बंदियों के लिए न्यायिक समीक्षा भी अवेलेबल नहीं थी। न्यायिक समीक्षा यानी कि आप इसके अगेंस्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। और इसके साथ साथ इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 1975 के आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी पॉलिटिकल भी थी, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो लालू यादव, ये सभी लोग गिरफ्तार हुए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। बड़े बड़े पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, जैसे कुलदीप नायर, अरुण शौरी, इन सब की गिरफ्तारी हुई जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। विपक्ष तो पूरा ही जेल भेज दिया गया था। तो एक तरीके से तानाशाही तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया। इस कानून के अंतर्गत सबको गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के विरोध में जाने का साहस नहीं दिखाया। अब ऐसी स्थितियां क्यों बनी, वो आधार मिलता है 38वें और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में पारित हुआ, और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के ज्यादातर हिस्सों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो 38वें संविधान संशोधन में क्या मुख्य प्रावधान थे उन्हें भी देखिएगा।
पहली चीज इन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया 38वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि अगर आपातकाल की घोषणा हुई तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। दूसरा, राष्ट्रपति के इस निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, और उसके साथ साथ सशस्त्र विद्रोह की परिभाषा में भी विस्तार किया गया, उसमें भी परिवर्तन किए गए। ये मुख्य चेंजेस 38वें संविधान संशोधन द्वारा ही कर दिए गए थे। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान के लगभग हर भाग में संशोधन किया गया। जैसे कि अगर आप देखें तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसको वास्तव में पंथ निरपेक्ष कहेंगे। इंग्लिश में सेकुलर है लेकिन हिंदी में पंथ निरपेक्ष है। एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, जो कि आर्टिकल 51A में है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए बताई गई। न्यायपालिका को कमजोर किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया गया और केशवानंद भारती केस के सिद्धांतों पर एक तरह से यह सीधा आघात था। इसके साथ साथ विधायिका के संबंध में भी चेंज किए गए, और जो लोकसभाएं हैं और जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार 38वें और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बहुत सारे पार्ट्स में चेंज किए गए। न्यायालय को बहुत ज्यादा कमजोर किया गया। सभी इंपॉर्टेंट मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। तो यहां से लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, और इसके बाद नए चुनाव होते हैं, और नए चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। अब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अगला संविधान संशोधन लाया, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि संविधान को आपातकाल से पहले की स्थिति में वापस लाया जाए, यानी कि संविधान की मूल भावना को वापस रीस्टैब्लिश किया जाए। तो क्या क्या चेंजेस किए गए? अगर हम आपातकाल के संबंध में देखें तो सबसे पहली चीज जो की गई वो आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। दूसरी खास बात यह कही गई कि राष्ट्रपति तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब कैबिनेट उनको लिखित रिकमेंडेशन दे उस संबंध में, यानी कि मंत्रिमंडल की पूर्व लिखित रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उसके आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकेंगे। न्यायिक समीक्षा इस निर्णय की हो सकेगी और इस पर संसदीय नियंत्रण की वृद्धि की गई, अर्थात इसको संसद से भी अप्रूवल देने का समय कम किया गया। 1 माह के अंदर संसद से इसमें अप्रूवल लेना बाध्यकारी किया गया। इसके साथ साथ 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी आपातकाल को, जैसे कि यह कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। 20 और 21 ये 2 अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होंगे। जो हैबियस कॉर्पस की रिट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, उसको भी पुनः स्थापित किया गया और कहा गया कि ये रिट हमेशा उपलब्ध रहेगी, अर्थात व्यक्ति का न्यायालय जाने का अधिकार हमेशा संरक्षित रहेगा, हर प्रकार के आपातकाल में संरक्षित रहेगा। न्यायपालिका की शक्तियों में भी पुनः उन्हें सशक्त किया गया इस प्रकार से कि संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। केशवानंद भारती केस के जो डिसीजंस थे उनको पुनः स्थापित किया गया और मूल ढांचे के सिद्धांत को सुरक्षा प्रदान की गई। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन से जो गलतियां दिख रही थीं उन पर करेक्टिव मेजर्स अपनाए गए, उनमें सुधारात्मक कदम उठाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये पूरा संविधान संशोधन और संवैधानिक दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें हुई उन पर हमने चर्चा करी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं या यूपीएससी की तैयारी में जो प्रश्न मददगार हो सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। दूसरा,
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, चाहे आपातकाल का आधार कुछ भी हो। तीसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल की घोषणा का आधार बनाया। चौथा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन से पहले से ही थी। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। 1, 2 और 3, 1, 3, 2 एंड 3, 1, 3, 4। तो ये पहला क्वेश्चन है, कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस केस में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया था। दूसरा, न्यायमूर्ति HR खन्ना का असहमति मत था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल अनुच्छेद 21 से नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से भी प्राप्त होता है। तीसरा, बहुमत के निर्णय के अनुसार आपातकाल के दौरान हैबियस कॉर्पस की रिट का अधिकार पूर्णतः निलंबित हो जाता है। और चौथा, इस निर्णय के कारण ही 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि इन कथनों में कौन सा कथन सही है। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो आपको ये सारे उत्तर कमेंट करके बताने हैं। वीडियो में नीचे कमेंट करिए और बताइए। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में यदि कोई आपका डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।